एपिसोड 17 पेशकश मीर कारवां। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो रात के 11:30 बज रहे थे। हम सर्विस रोड पर खड़ी अपनी गाड़ी के पास आए। इम्तियाज को गाड़ी निकालने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारे अकब में किसी ने अपनी गाड़ी बड़े ही बेहुदा अंदाज में खड़ी कर रखी थी। इम्तियाज ने उस गाड़ी के मालिक को कई सलावातें भी सुना डाली, ताहम ये सब उसके दिल का गुबार था जो उड़ उड़ कर गाड़ी के मालिक की सिमात तक नहीं पहुंच सकता था। हम अपनी गाड़ी में बैठकर उस फ्लैट की जानिब रवाना हो गए जो शोएब गौरी ने मुझे तोहफे में दिया था। इम्तियाज ने कहा, जिगर बड़े पोश इलाके में जा रहे हो और वो भी समुंदर के किनारे। मैंने वो फ्लैट देख रखा है, बहुत एंजॉय करोगे। किंग साइज स्लाइडिंग डोर में से ठाठे मारता हुआ समुंदर बड़ा सहरकार दिखाई देता है। रूबी बोली, चलें, हम भी वीकेंड पर पिकनिक बनाने उसके पास चले जाया करेंगे। उस वक्त मैं ड्राइविंग कर रहा था। मेरी रहनुमाई के लिए पैसेंजर सीट पर इम्तियाज मौजूद था। रूबी और साहिल गाड़ी की अकबी नशीस पर बैठी थी। वो धीमी आवाज में मुसलसल बातें कर रही थी। मीर बख्श भी इम्तियाज के साथ ही फंस कर बैठा हुआ था। मैं इम्तियाज की फरमाइश पर गाड़ी चला रहा था, हालांकि मैंने उससे कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह को कोई मसला पैदा हो सकता है। उसे बेपरवाही से कहा, सब भुगत लेंगे। वैसे भी हम जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ इन छोटी मोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो उस रोज हासा मूड में दिखाई दे रहा था। रास्ते में 1-2 मरतबा मुझे यूं महसूस हुआ कोई हमारा ताकुब कर रहा है। एक आध मरतबा मैंने बेख्तियार अपने अकबी मंजर का जायजा भी लिया। अपने पीछे फासले पर मुझे एक ग्रे जीप के अलावा कुछ नजर न आया। वो लगभग निस्फ शब का वक्त था। सड़कों पर ट्रैफिक बराए नाम रह गया था। क्लिफ्टन का बुर्ज अबूर करने के बाद मैंने अपने अकब में उसी ग्रे जीप की झलक देखी तो चौकन्ना हो गया। मैंने इम्तियाज से कहा, यार मैं महसूस कर रहा हूँ हमारा ताकिब किया जा रहा है। इम्तियाज ने भी गाड़ी के अकबी मंजर का जायजा लिया और चौंक उठा। जिगर, तुम्हारा इशारा इस ग्रे जीप की तरफ तो नहीं? तुम बिल्कुल निशाने पर पहुंचे हो। मैंने कहा, मैंने पहले भी 1-2 मरतबा इसे देखा है, ताहम फासला ज्यादा होने के बायस मैंने इसका खास नोटिस नहीं लिया। अब तो वो बदतरीज फासला कम कर रही है, वो तशवीशनाक लहजे में बोला। फिर उसकी चौंकी हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। अरे जिगर, ये तो वही गाड़ी है। अकबी नशीस पर मौजूद रोबी और साहिल भी हमारी जानिब मुतवज्जा हो गई। मैंने इम्तियाज से पूछा, तुम कौन सी गाड़ी का जिक्र कर रहे हो? वो जो रेस्टोरेंट के सामने हमारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे पार्क थी। इम्तियाज ने मुख्तात लहजे में कहा, उसी ग्रे जीप के बायस तो मुझे गाड़ी निकालने में खासी दुश्वारी हुई थी। अब मैंने तवज्जो से उस जीप को देखा तो मुझे याद आ गया, इम्तियाज वाकई दुरुस्त कह रहा था। मुझे उसकी कुव्वते मुशाहिदा की दाद देनी पड़ी। मैंने अकबी नशीस पर मौजूद अपने साथियों को तंबीह की कि वो हरगिज पीछे मुड़कर न देखें। फिर मैं इम्तियाज की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो कह रहा था, जिगर मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले ही हमारा ताकुब किया जा रहा है। कोई बहुत पहले हमारे पीछे लग गया था। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। सुपर मार्केट के चौराहे से मैंने इम्तियाज की हिदायत पर गाड़ी दाएं जानिब मोड़ ली और उसके साथ ही उसकी रफ्तार भी बढ़ा दी। और फिर मेरी अकाबी निगाह से ताकुब करने वाली गाड़ी बच न सकी। जब ग्रे जीप भी हमारी तकलीद में मुड़ गई तो इम्तियाज ने गंभीर आवाज में कहा, हमारे पास असले की क्या पोजीशन है? मीर बख्श ने बताया, हमारे पास जो भी हथियार है वो हमारे बैग में बंद है और दोनों बैग्स गाड़ी की डिक्की में है। फिर तो बेकार है। इम्तियाज ने इस्तरारी लहजे में कहा, इतना वक्त नहीं कि हम गाड़ी रोककर डिक्की से वो हथियार निकालें। अब तो सिर्फ इसी पिस्टल पर गुजारा चलाना होगा जो मेरी जेब में है। उसके साथ ही इम्तियाज ने अपनी जेब से स्टील बॉडी वाला चाइना मेड पिस्टल बरामद कर लिया। ये वही पिस्टल था जो ग्रीन बेल्ट वाले बंगले पर कार्रवाई के लिए इम्तियाज ने मुझे दिया था और बाद में मैंने ये पिस्टल उसे वापस दे दिया था। बोट बेसन से गुजरते हुए दोनों गाड़ियों का दरमियानी फासला इस हद तक कम हो चुका था कि ताकुब के सिलसिले में किसी शक शुबे की गुंजाइश बाकी ही नहीं रही थी। वो ग्रे जीप स्याह शीशों वाली पिजारो थी जिसके अंदर मौजूद अफराद की तादाद का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि जीप के शीशे स्याह थे। इम्तियाज ने कहा, ये थोड़ा आगे जाकर हमें घेरने की कोशिश करेंगे। बोट बेसन का पुररौनक इलाका गुजर गया तो फिर दूर दूर तक ये सड़क तारीख और वीरान ही मिलेगी। ये कौन हो सकते हैं? मीर बख्श ने सवाल किया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, यकीनन हमारे दुश्मन। फिर जैसे ही हमारी गाड़ी बोट बेसन से हर कार चुरंगी की जाने बढ़ी,
पिजारो ने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और ब्रेक की तेज चिड़चिड़ाहट के साथ जीप हमसे कुछ फासले पर रुक गई। मजबूरन मुझे भी गाड़ी रोकना पड़ी। अगर मैं ब्रेक लगाए में एक भी लम्हे की ताहीर करता या गफलत बरतता तो खतरनाक किस्म का हादसा हो सकता था। फिर पिजारो इस जाविये से रुकी थी कि सड़क तकरीबन ब्लॉक होकर रह गई थी। जीप रुकते ही धड़ाधड़ उसके अकबी दरवाजे खुले और 2 अफराद लपक कर पिजारो से बाहर आ गए। उनके हाथों में केके दबी हुई थी जिनका हलाकत हेज नाल का रुख हमारी ही जानिब था। हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि कोई खुद हिफाजती कार्रवाई कर सकते। वो दोनों गन लेकर बिजली की सूरत से हमारी गाड़ी के नजदीक पहुंचे, फिर अपने हाथों में मौजूद क्लाशनकोफ बड़े ही जारहाना अंदाज में हम पर तान लिए। उसके साथ ही उनमें से एक ने गर्रा कर हमसे पूछा, तुम में से वजदान कौन है? मैं सन्नाटे में रह गया। सवाल करने वाला मुझसे सिर्फ 1 फुट की दूरी पर खड़ा था। उसके हाथ में दबी क्लाशन के बैरल का रुख मेरे सीने की जानिब था और गन बरदार मरने मारने पर पूरी तरह आमादा नजर आता था। इन नाजुक लम्हात में क्लाशनकोफ के आनी बैरल के अंदर मैंने मौत को बड़े ही गरीब अंदाज में मुस्कुराते हुए देखा। गन बरदार के सवाल से आया था वो मेरा सूरत आशना नहीं, वरना वो मेरे बारे में इस तरह ना पूछता। वैसे मैंने गुज़श्ता 1 माह में अपने हुलिये में इतनी तब्दीली कर ली थी कि वो पहले वाला वजदान नहीं दिखता था। मेरा पूरा बदन तन कर रेड अलर्ट हो गया और हवास अपनी मुकम्मल फालियत का मुजाहरा करने लगे। गरीब पिजारो रेस्टोरेंट से हमारे ताक़ुब में यहाँ तक पहुंची थी। इस तारीख मुकाम पर हमें घेरने से यही जाहिर होता था उनके इरादे हरगिज़ नेक नहीं हो सकते थे। फिर जीप से बरामद होने वाले दोनों गन बरदार हासे ही जारहाना मूड में दिखाई देते थे। इन नाजुक लम्हाते बहुत ही जचे तुले कदम उठाने की जरूरत थी। पहला कदम मीर बख्श ने उठाया और अपनी साइड का दरवाजा खोलने के बाद वो उछलकर गाड़ी से बाहर निकल आया और फिर उसने गन बरदार की तरफ देखते हुए अपने सीने पर जोरदार हाथ मारा और बड़े ही फखरिया लहजे में बोला, मैं हूँ वजदान, बोलो क्या काम है मुझसे। मीर बख्श को उसका सवाल बड़ा ही वहशियाना और भारी पड़ा क्योंकि गन बरदार ने बिजली की सी सूरत से क्लाशनकोफ का बट मीर बख्श के मुंह पर रसीद करते हुए इंतहाई तहकीर अमीर अंदाज में कहा, मुल्ला हमें बेवकूफ समझते हो, तुम किसी तौर पर भी वजदान नहीं हो सकते। ये बड़ी ही उलझी हुई सूरत हाल थी। वो लोग मुझे शक्ल से नहीं पहचानते थे और मीर बख्श को वजदान मानने के लिए तैयार नहीं थे। पता नहीं ये हमारे किस किस्म के दुश्मन थे। मैं और इम्तियाज गाड़ी के अंदर किसी एक्शन के बारे में सोच ही रहे थे कि एक अजीब वाक़या रुन्मा हुआ। मैं उस वक्त अपने नजदीकी गन बरदार की आंखों में झांक रहा था। मैंने उस मरहले में ची की कुव्वत को आजमाने का फैसला किया था, लेकिन मेरे इस फैसले पर अमल करने ही वो अजीब सा वाक़या पेश आ गया। मैंने इसे इसलिए अजीब कहा क्योंकि मेरा इर्तिकाज पलक झपकने में मुंतशिर होकर रह गया था। अचानक तारीकी में से कोई सफेद शय उड़ती हुई आई और क्लाशनकोफ बरदार के हाथों पर किसी वजनी हथौड़े की मानद लगी। गनमैन बौखलाहट में कुछ बड़बड़ाया और लड़खड़ाते कदमों से पीछे की तरफ गया। उसके साथ ही फिजा में किसी होनहार बिल्ली की गुर्राहट उभरी और वह सफेद शय भागती हुई रात की तारीकी में गायब हो गई। मुझे ये समझने में बिल्कुल देर न लगी कि वो कोई बिल्ली थी, मगर उसकी जिसामत आम बिल्लियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। ये बिल्ली के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। मैं इन लम्हात से भरपूर फायदा उठाना चाहता था और मैंने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर आ गया। इम्तियाज ने मेरी तकलीद करने में एक लम्हे की भी ताहीर न की। वो गाड़ी से निकलते ही उस जानिब दौड़ा जिधर मीर बख्श मौजूद था। मैं लड़खड़ाते हुए क्लाशन बरदार की समत बढ़ा। वो जमीन पर गिरते गिरते बचा था। बिल्ली की जस्त और झपटने वाला वाकया सेकंड के 10वें हिस्से में पेश आया था और मीर बख्श को गन की ठोकर लगाने वाला मुसल्ला शख्स अपने बुड़बुड़ाते हुए साथी की तरफ मतवज्जा हो गया था। हम दोनों ने इन दोनों को आड़े हाथों लिया और इस दौरान में बारिश मीर बख्श भी संभल कर अपने कदमों पर खड़ा हो चुका था। मैंने संभलने की कोशिश में मसरूफ गन बरदार के जबड़े पर एक धुआंधार गोंसा रसीद किया। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। उसके साथ ही मैंने आगे बढ़कर उसकी क्लाशन पर हाथ डाल दिया और एक मरोड़ा देते हुए उसके पेट में घुटना मारा। वो पहले अच्छी खासी तकलीफ में मुब्तला था। नाफ के मुकाम पर घुटना खाने के बाद वो ज़बा होते हुए जानवर की मानद टकराने लगा। मैंने उसकी दर्द अंगेज गफलत से फायदा उठाकर एक झटके से क्लाशनकोफ को उसके हाथों की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। गन पॉइंट पर आते ही वो वहशतनाक नजर से मुझे तकने लगा। उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। कौन हो तुम लोग? मैंने होनहार लहजे में दरियाफ्त किया। मेरे सवाल के जवाब में उस शख्स ने एक नाकाबिले फहम हरकत की। उसने चौंकने वाले अंदाज में मेरे अकब में देखा और तेज रफ्तारी से एक जानब दौड़ लगा दी। रद्देमल के तौर पर मैं उसके पीछे भाग खड़ा हुआ, लेकिन देखते ही देखते वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया।
मैंने मजीद उसके पीछे जाना मुनासिब न समझा और इम्तियाज की जानिब मुतवज्जा हो गया। मीर बख्श और इम्तियाज अपने मद्दे मुकाबल को रकेटते और खुदेरते हुए काफी दूर चले गए थे और उस तरफ अच्छा खासा अंधेरा था। वो मुझे वाज़े तौर पर नजर भी नहीं आ रहे थे, ताहम उनकी हरकत और सिकनात से मैंने बासानी उनकी समझ का तयन कर लिया। दोनों गाड़ियों के दरमियान 10 गज से ज्यादा फासला नहीं था। और हैरत अंगेज बात यह थी कि सियासी शीशों वाली पिजारों में मजीद कोई शख्स बरामद ना हुआ और न ही गाड़ी ने किसी किस्म की कोई हरकत की थी। ये एक गैर मामूली बात थी। ग्रे पिजारो आड़ी हालत में खामोश और साकिन खड़ी थी, जैसे वहां होने वाले हंगामे से वो कतई तौर पर ला ताल्लुक हो। मैंने ब्राउन मजदा के नजदीक आकर क्लाशनकोव साहिल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे रख लो। ये वक्त जरूरत इसके इस्तेमाल में झिझकने की बिल्कुल जहमत न करना। साहिल ने बड़े ही महाराना अंदाज में क्लाशनकोव अपनी गिरफ्त में ले लिया और मेरे साथ रहते रहते अब वो भी असले के अदबो आदाब से खासी आगाही हासिल कर चुकी थी। उस वक्त उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। उसने लब कुशाई की जरूरत महसूस नहीं की। रूबी ने पूछा, वजदान भाई क्या चक्कर चल पड़ा है? अभी आकर बताता हूँ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और फिर इम्तियाज वगैरह की तरफ बढ़ गया। मैं तेज कदमों से चलते हुए जब उनके नजदीक पहुंचा था तो इम्तियाज के उठे हुए हाथ में मुझे कुछ चीज चमकती हुई नजर आई। मैंने एक लम्हे में पहचान लिया, वो स्टील बॉडी चाइना मेड पिस्टल था। वो गोया किसी पर फायर करने का इरादा रखता था। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, फिर उसी लम्हे इम्तियाज ने अंधेरे में फायर झोंक दिया। रात निस्फ से ज्यादा गुजर चुकी थी। खामोशी और सन्नाटे के बायस गोली चलने की आवाज कुछ ज्यादा ही गूंज पैदा कर गई। मैंने अकब में पहुंचकर इम्तियाज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ यार, तुमने किस पर फायर किया है? भाग गया साला, वो अंधेरे में घूरते हुए नफरत अमीज लहजे में बोला, भगोड़ा कहेगा। मैं समझ गया वो किसका जिक्र कर रहा था। मीर बख्श कहाँ है? मैंने जल्दी से पूछा। मीर बख्श, वो चौंक कर बोला और फिर अंधेरे में एक जानब इशारा करते हुए बोला, वो वहां गिरा था। गिरा था? क्या मतलब? मैंने इम्तियाज के इशारे की समझ कदम बढ़ाते हुए इंतहाई तशवीशनाक अंदाज में उससे पूछा, मीर बख्श किस तरह गिर गया? वो मेरे कदम से कदम मिलाते हुए बोला, वो ठोकर खाकर गिरा था। मैं उसके पास रुकने या उसे देखने की पोजीशन में नहीं था। मैं उस कमबख्त फरार होने वाले के पीछे लगा हुआ था, मगर वो भी हाथ ना आया। एक गोली भी खामखा जाया कर दी मैंने। इम्तियाज के लहजे में एक अफसोस शामिल था। इस दौरान में हम दोनों मीर बख्श के पास पहुंच गए। वो अपना दाया बाजू थाम कर धीरे धीरे करा रहा था और ये वही बाजू था जिसकी कोहनी में एक माह पहले फ्रैक्चर हो गया था। मैंने बगलों में हाथ डालकर मीर बख्श को खड़ा किया और उसे हम चलाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। ग्रे पिचारों पर नजर पड़ते ही इम्तियाज चौंक पड़ा। जिगर, ये क्या माजरा है? ये अभी तक यहाँ बेहिस्सो हरकत क्यों खड़ी है? मुझे भी इसके क़याम पर हैरत हो रही है यार, मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा। इम्तियाज ने पूछा, वो तुम्हारे वाला कहाँ गया? मैंने उसके सवाल को समझते हुए जवाब दिया, वो भी भाग गया, तुम्हारे वाले की तरह। अजीब बगोड़े दुश्मनों से पाला पड़ा है जिगर। ग्रे जीप को बगोड़ा न कहना दोस्त। मैंने कहा, देख लो, ये अभी तक वहीं खड़ी है और ये बहुत ही तशवीश की बात है। इम्तियाज ने संजीदगी से कहा। मैंने पूछा, तुम्हारे वाले बगोड़े की क्लाशनकोव कहाँ है? छोड़कर भाग गया, वो हकारत से बोला। गधा हाली गन लेकर हमें डराने आया था। मैंने उस आहनी औजार को झाड़ी में फेंक दिया। हम धीमे लहजे में बातें करते हुए मोहतात कदमों के साथ अपनी ब्राउन मज़दा के करीब पहुंच गए। मीर बख्श की कराहों में शिद्दत आ गई थी। उसकी कोहनी में शायद दोबारा तकलीफ जाग उठी थी। ये बहुत ही बुरा हुआ था। गुज़श्ता 1 माह की कोशिश से बामुश्किल उसका फ्रैक्चर ठीक हो पाया था। इम्तियाज ने स्याह शीशों वाली ग्रे पिजारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये क्या मम्मा है जिगर? मम्मा हल करने से ही समझ में आएगा, मैंने कहा। हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए, फायर की आवाज बहुत दूर तक गई होगी। कि ऐसा भी वीरान इलाका नहीं कि कोई हमारी जानिब मुतवज्जा ही ना हो। पुलिस की कोई गश्ती गाड़ी इधर रुक कर सकती है। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है जिगर, लेकिन क्या हम अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ने का रिस्क ले सकते हैं? वो जीप मज़दा से ज्यादा फासले पर नहीं है। ये रिस्क तो हम काफी देर पहले ही ले चुके हैं, मैंने ब्राउन मज़दा की तरफ पेशकदमी करते हुए कहा। बल्कि रूबी और साहिल मुस्तकिल रिस्क पर हैं, मगर मालूम होता है कि ग्रे जीप ने मुकम्मल चिप साध ली है। उस जानब से किसी किस्म की पेशरफ सामने नहीं आई। वाकई जिगर, ये तो बड़े ही अनोखे दुश्मन साबित हो रहे हैं। इम्तियाज ने गाड़ी के नजदीक पहुंचकर कहा, मैं तो सख्त हैरान हूँ उनकी दुश्मनी के स्टाइल पर। मैंने साहिल से पूछा,
कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? उसे नफी में गर्दन हिला दी। रूबी ने कहा, हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाना चाहिए, हम यही कर रहे हैं, मैंने कहा। फिर हम दोनों ने मिलकर मीरबख्श को सहारा दिया और बाआहिस्तगी से गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। मैं उसके साथ ही बैठ गया। इम्तियाज ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा, आगे बढ़ने के लिए हमें इस ग्रे जीप की पुश पर एक टक्कर रसीद करना होगी। ये एक ऐसे बेहुदा अंदाज में खड़ी है कि रास्ता ब्लॉक होकर रह गया है। मैंने कहा, ये गुनाह अजीम होगा यार। सोए हुओं की नींद में हलट डालना कहा की शराफत है। तुम किसी और रास्ते से निकलने की कोशिश करो, रास्तों की कमी नहीं है जिगर। वो गाड़ी को स्टार्ट करके रिवर्स करते हुए बोला, मंजिल तक पहुंचने के 10 रास्ते हैं, लेकिन वो मनहूस पे जा रो। रूबी ने झुंझलाहट अमीज लहजे में कहा, इम्तियाज अब छोड़ भी दो इस जीप के जिक्र को, वजदान जो कह रहा है वही करो। जब उस बेचारी ने हमें कुछ नहीं कहा तो तुम भी उसे माफ कर ही दो तो अच्छा है। वही कर रहा हूँ। वो मज़दा को बाइसमत एक स्ट्रीट में दाखिल करते हुए बोला, तुम वाकई ठीक कहती हो। उस बेचारी जीप ने ना हमें कुछ कहा है और ना ही उससे बरामद होने वाले उन खोखले गन बरदार बगोड़ों ने। लफ्ज खोखले के इस्तेमाल पर मुझे याद आ गया। थोड़ी देर पहले इम्तियाज ने बताया था कि उसने अपने मद्दे मुकाबल से जो क्लाशनकोव छीन कर झाड़ी में फेंक दी थी। मैंने साहिल की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, जरा ये गन मुझे दिखाना। उसने क्लाशनकोव मेरी जानिब बढ़ा दी। मैंने गन से मैगजीन जुदा कर दिया और उसी वक्त मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई कि क्लाशनकोव का मैगजीन बिल्कुल खाली था। मेरे सीने से गहरी सांस खारिज हो गई। इम्तियाज ने कहा, क्या हुआ जिगर, क्यों ठंडी आहें भर रहे हो? भाई ये तो बड़े ही शरीफ नफ्स दुश्मन वाक़या हुए हैं, मैंने कंधे झुकाते हुए कहा। हाली हथियारों से हम पर चढ़ दौड़े थे। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि फिजा एक महसूस किस्म के सायरन की आवाज से गूंज उठी। वो सायरन यकीनन पुलिस की किसी मोबाइल पर नस्ब था। वो महसूस आवाज लम्हा ब लम्हा उस जाने पड़ रही थी जिधर अंधेरे शीशों वाली गूंगी बहरी ग्रे पिजारो खड़ी थी। हम बर वक्त वहां से निकल आए जिगर, इम्तियाज ने पुरसुकून लहजे में कहा, वरना पुलिस वाले खामहा हमें परेशान करते। मैंने गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा, इस स्ट्रीट के रास्ते हम किस तरफ निकलेंगे? हम 1-2 मजीद स्ट्रीट्स घूमने के बाद हेलीपैड पहुंच जाएंगे। ये मेन क्लिफ्टन का साहिल है। इम्तियाज ने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए कहा, हेलीपैड से एक सड़क खरकार चौरंगी की तरफ जाती है। हम वो रास्ता इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। मैंने बदस्तूर खिड़की से बाहर देखते हुए इम्तियाज से पूछा, ये बोर्ड्स किस चीज के हैं? क्या इस तरफ कोई ऑस्ट्रेलियन होटल या रेस्टोरेंट खुला है? इस स्ट्रीट से गुजरते हुए थोड़े थोड़े फासले पर मुझे महसूस बोर्ड्स दिखाई दे रहे थे जिन पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट के जली हरूफ दर्ज थे। इम्तियाज ने बताया, जिगर ये होटल या रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि इसे क्लिनिक या अस्पताल समझ लो। यहाँ बेऔलाद जोड़ों का जदीद तरीन इलाज किया जाता है, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह भी शामिल है। ओह अच्छा, अब समझा, मैंने जल्दी से कहा। ये तरीका इलाज आजकल पूरी दुनिया में बहुत तेजी से राइज हो रहा है। हमारी गाड़ी हेलीपैड पर पहुंचकर दाएं जानिब मुड़ गई। बाएं जानिब तहद्दे निगाह समुंदर फैला हुआ था, जो रात की तारीकी में बहुत ही बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था और वहशतनाक था। अगले 10 मिनट में हम खरकार चौरंगी से गुजरकर उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल हो गए जहां वो फ्लैट वाक़या था, जो शुएब गौरी की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा था। मेरा ज़हन मुख्तलिफ सवालात की अमाज का बना हुआ था। सवालात लातदाद थे और सबकी नोयत भी जुदा थी। मसलन, ग्रे पिजारों ने हमारी गाड़ी का ताक़ुब क्यों किया? उन्होंने हमें हरकार चौरंगी से थोड़ी देर पहले घेरा, लेकिन फिर हाल ही क्लाशनकोफ से हमें धमकाने की कोशिश क्यों की? एक गन बरदार ने मेरा नाम लेकर सबसे पूछा, लेकिन मीरबख्श को वजदान मानने को वो तैयार नहीं थे। उसकी बड़ी हुई सिंधी स्टाइल की दाढ़ी के बायस गनमैन ने उसके चेहरे पर बट रसीद करते हुए उसे मुल्ला कहकर डांटा था। गोया वो तो मीरबख्श को पहचानते थे और ना ही मेरी शक्ल से वाकिफ थे। फिर वो मुझे क्यों पूछ रहे थे? ये बात तो तय है, वो हमारे दोस्त हरगिज नहीं हो सकते थे। उनका अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग खड़ा होने वाला शख्स भी कुछ कम अहमकाना और हैरत अंगेज नहीं था, और ग्रे जीप की मुसलसल खामोशी भी किसी मौमी की तरह थी। सड़क पर उसका बेहिस्सो हरकत क़याम यही जाहिर करता था कि पिजारों में सिर्फ 2 ही अफराद थे जो क्लाशनकोव्स उठाए हमारी जाने पड़े थे। ये बात मेरा ज़हन किसी भी तौर मानने को तैयार नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद था, जब वो ग्रे पिजारो टायरों की चिरचिराहट के साथ रुकी थी तो उसके दोनों तरफ के अकबी दरवाजे खुले थे जहां से क्लाशनकोव बरदार बरामद हुए थे। इसका वाज़ेह मतलब तो यही था
कि पिजारो में कम से कम एक शख्स और मौजूद था जो इस जीप को ड्राइव करके यहाँ तक पहुंचा था। अकबी नशीस पर बैठे हुए अफराद गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते थे। अगर पिजारो की ड्राइविंग सीट पर कोई ड्राइवर मौजूद था तो फिर उस मारा मारी और अफरा तफरी की कार्रवाई में उस शख्स ने किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का मुजाहरा क्यों नहीं किया, खास तौर पर उस वक्त जब हम सही सलामत और महफूज अंदाज में वहां से फरार हो रहे थे। और ये वही वक्त था जब फिजा पुलिस वालों की सायरन से गूंज रही थी। ये ऐसा इत्मीनान बख्श और सुकून वाला मौका तो था नहीं कि वो चुपचाप दम साधे पिजारो में ही बैठा रहा था। उसका अमल इंतहाई गैर फितरी था और मेरे जहन को उलझा रहा था। ड्राइवर को चाहिए था कि पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर फौरन वहां से गाड़ी निकाल लेता। मैं उठकर बैठ गया। मेरे पहलू में कुछ फासले पर साहिल गहरी नींद के मजे ले रही थी। उस वक्त रात के लगभग 3 बजे थे, मगर इन्हीं सोचों के बायस मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं किंग साइज डबल बेड से नीचे उतर आया और स्लाइडिंग डोर के करीब खड़े होकर समुद्र का नजारा करने लगा। समुद्र इस वक्त वाकई हासी मौज में था। रात की तारीकी में समुद्र की सतह पर दूर, बहुत दूर बहरी जहाजों की बत्तियां झिलमिलाती हुई नजर आ रही थी और दूर जहाज मीलों के फासले पर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थे। मैं समुद्र की सतह पर काफी देर तक मौजें उछलते देखता रहा। उस वक्त रात के सन्नाटे ने इन मौजों की आवाजों में बेपनाह इजाफा कर दिया था। अगरचे स्लाइडिंग डोर बंद था, ताहम फिर भी पानी की उछाल की मुहीब आवाज हमारे बेडरूम में पहुंच रही थी। स्लाइडिंग डोर खुला होने की सूरत में सोना शायद मुमकिन न रहता। समुद्र की महसूस आवाज और तेज हवा की सरसराहट नींद में हलल का बायस बन सकती थी। मैं बेडरूम से निकलकर लाउंज में आ गया। ये फ्लैट बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर वाक़या था और इसका नंबर 801 था। वहाँ हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट बने हुए थे। इस फ्लैट का रकबा 100 गज से ज्यादा नहीं था, जिस पर 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और एक कुशादा लाउंज बनाया गया था। उस लाउंज में बैठने के लिए सोफा सीट और सेंटर टेबल भी मौजूद थी। वो लाउंज गोया ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बेडरूम्स में एक छोटा और दूसरे कदरे कुशादा था जहाँ उस वक्त साहिल सो रही थी। किचन उस बेडरूम और डाइनिंग रूम के बिल्कुल दरमियान में वाक़या था। दोनों बेडरूम्स में समुंदर के रुख पर स्लाइडिंग डोर लगे हुए थे, जिनसे आगे एक इंतहाई खूबसूरत गैलरी भी बनी हुई थी। लाउंज में कदम रखते ही मेरी निगाह टेलीफोन स्टैंड की जानिब बढ़ी। मैं स्टैंड के नजदीक पीछे सोफे पर बैठ गया और टेलीफोन सेट को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। अचानक मेरे जहन में इम्तियाज को फोन करने का ख्याल आया था। इस ख्याल की तहरीक मेरी याददाश्त में महफूज एक मंजर ने दी थी। जब मैंने क्लाशन को बरदार शख्स से गन छीनकर उसे टारगेट बनाया था, तो उस शख्स के चेहरे पर उभरने वाली वहशत ने मुझे चौंका दिया था। एक सानिए के लिए मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मैं इस शख्स को पहले भी कहीं देख चुका हूँ। कब, कहाँ, ये सब कुछ सोचने और जानने का वहाँ वक्त ना था और ना ही मौका। लेकिन इस वक्त वो चेहरा दोबारा मेरी याददाश्त से निकलकर सामने आ गया था और मुझे शक हो रहा था कि मैंने इस शख्स को साउथ में देखा है। अपनी इसी शक की तस्दीक या तरदीद के लिए इम्तियाज को फोन करना चाहता था। इम्तियाज और रूबी हमें बाहिफाजत फ्लैट में पहुंचाकर वापस चले गए थे। मैंने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की थी कि ये रात हमारे ही पास गुजारें, लेकिन इम्तियाज नहीं माना। उसने अपनी बाज़ तंजीमी मजबूरी का जिक्र करते हुए कहा था, जिगर, मुझे हर हाल में अपने फ्लैट पर पहुंचना है। रात के आखिरी पहर मुमकिन है बॉस मुझसे राब्ता करे। तुम समझते हो ना, बॉस इज बॉस। मैं उसकी मजबूरी समझ गया। अगर ये बात है तो फिर तुम जरूर जाओ, मैंने संजीदगी से कहा, और जाते जाते भी मेरा एक जरूरी काम करते जाओ। हुक्म करो जिगर, तुम्हारे लिए दिलो जान हाजिर है, वो सीने पर हाथ मारकर बोला। मैंने भी मजाक के अंदाज में कहा, फिलहाल तुम्हारी दिलो जान की जरूरत नहीं, ये दोनों चीजें किसी जानेमंद किस्म की शख्सियत के लिए संभाल छोड़ो। वो कदर झींप गया और कनखियों से रूबी की तरफ देखने लगा। मैंने बीन बख्श की जानिब इशारा करते हुए कहा, हमारा साथी इस वक्त सख्त तकलीफ में है। इसकी कोहनी वाले फ्रैक्चर में कोई गड़बड़ हो गई है। यहाँ फौरी तौर पर उसे तिब्बी इमदाद बहम नहीं पहुंचाई जा सकती। तुम ऐसा करो, मीर बख्श को भी अपने साथ ले जाओ। डॉक्टर फिरोज के अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत मौजूद है। तुम अपने फ्लैट पर जाने से पहले इसे अस्पताल दिखा देना। ये कल आराम से हमारे पास आ जाएगा। तुम्हारा मशवरा और तजवीज बिल्कुल दुरुस्त है, इम्तियाज ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर वो तीनों उस फ्लैट से रुखसत हो गए। मैं ये सब सोचते हुए तारिक रोड वाले फ्लैट के नंबर डायल करने लगा। इम्तियाज वगैरह लगभग 12:30 बजे फ्लैट से गए थे। मेरे ख्याल में
उन्हें अब तक अस्पताल से होकर वापस फ्लैट पहुंच जाना चाहिए था। डायलिंग मुकम्मल होने के बाद घंटी बजने लगी। फिर वो घंटी बजते ही चली गई। दूसरी जानिब से कोई कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। मैंने सोचा शायद मैंने नंबर्स डायल करने में कोई गड़बड़ कर दी हो। उस फोन में रीडायल और CLA वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं थी, लिहाजा मैंने संभल कर वो नंबर्स दोबारा डायल किए, मगर नतीजा पहले वाला बरामद हुआ। आखिर मायूस होकर मैंने रिसीवर क्रैडल कर दिया। इम्तियाज वगैरह की तरफ से एक बेनाम उलझन ने मेरे जहन को घेर लिया था, जिसमें गहरी तशवीश पाई जाती थी। उसे इस वक्त घर पर होना चाहिए था, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि रात के आखिरी पहर बात से उसकी जरूरी बात होने वाली थी, और इस वक्त रात का आखिरी पहर ही चल रहा था। मेरे दिल में एक मरतबा फिर डायल करने की ख्वाहिश ने सर उभारा। मैंने गोद में रखे हुए फोन की जानिब हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी घंटी बजने लगी। मैंने कुछ सोचते हुए कि शायद दूसरी जानिब इम्तियाज होगा, रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैंने माउथ पीस में कहा। एक महसूस आवाज मेरी समाज से टकराई। वजदान, ये मैं हूँ, शोएब गौरी। हाँ, मैंने पहचान लिया। मैंने कहा, खैरियत? इस वक्त फोन की नौबत कैसे आ गई? खैरियत नहीं है वजदान, शोएब गौरी गंभीर आवाज में बोला। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, बहुत ही बुरी। मेरा दिल उछलकर खलक में आ गया। कैसी बुरी खबर शोएब? मैंने जल्दी से पूछा। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, इम्तियाज को एक हादसा पेश आ गया है। हादसा? किस किस्म का हादसा? मैं बौखलाए हुए लहजे में बोला। वो तीनों यहाँ से तो ठीक ठाक गए थे, मगर अब वो ठीक ठाक नहीं रहे। उस हादसे की तफसील क्या है शोएब? इन तीनों को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। क्या? मैं सन्नाटे में रह गया। दूसरी जानिब शोएब गौरी उस अलमनाक वाक़े की तफसील सुना रहा था, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा जहन धुआं धुआं हो रहा हो। शोएब की आवाज दूर किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। मेरी तरफ से कामिल खामोशी पाकर शोएब ने पूछा, वजदान, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैंने अपनी जगह हाजिर होते हुए कहा। वो बताने लगा, आज रात 2 बजे मैंने चंद जरूरी अमूर पर इम्तियाज से तफसीली बात करना थी। मैंने तुम्हारे फ्लैट से रुखसत होने के बाद उसे मुझे फोन करने का कहा था। उसने मुझे फोन करके तुम्हारे यहाँ हिफाजत से पहुंचने की इतला तो दे दी थी, लेकिन जब मैंने ठीक 2 बजे तारिक रोड वाले फ्लैट पर फोन किया तो वहां कॉल रिसीव नहीं की गई। इस कोशिश में जब मुझे मुसलसल नाकामी हुई तो मैंने अपनी ज़राए इस्तेमाल करते हुए कुछ छानबीन की, और अभी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम हुआ है कि लगभग रात 1 बजे गोरा कब्रिस्तान के नज़दीक इम्तियाज की ब्राउन मज़दा पर ज़बरदस्त फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में तीनों गाड़ियों के अंदर ही खलाक हो गए हैं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दिल पर वजनी हथौड़े से एक शदीद ज़रब लगा दी हो। मीर बख्श ने बड़े ही कठिन और सब्र आजमा लम्हात में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का पित्ता पानी किया था। इम्तियाज और रूबी भी मेरी जिंदगी में बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुके थे। बहुत ही कम अरसे में वो बड़ी ही सूरत से मेरे दिल में उतर गए थे। मैं उस जज्बाती नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये नुकसान वजदान और CF को मुश्तरका तौर पर पहुंचाया गया था। मैंने गम और गुस्से की मिली जुली कैफियत के दरमियान कहा, शोएब, तुम्हारी तफ्तीश से हमलावरों के बारे में कुछ पता चला? मैं अपने उन दुश्मनों का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भराई हुई आवाज में बोला। फिलहाल सिर्फ इतना ही पता चला है कि उन पर फायरिंग एक तेज रफ्तार जीप से की गई थी, जिसका रंग ग्रे बताया जा रहा है। मैं ग्रे जीप के जिक्र पर उछल कर रह गया। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, क्या वो ग्रे जीप पिजारो थी? हाँ, बिल्कुल पिजारो ही से उन पर गोलियों की बरसात की गई है, शोएब ने ताईदी अंदाज में कहा। फिर पूछा, वजदान, तुम्हें कैसे पता चला कि वो जीप पिजारो हो सकती है? मैंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय कहा, शोएब, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया है कि इम्तियाज ने मेरे फ्लैट से रुखसत होने के बाद तुमसे फोन पर बात की थी। हाँ, मैंने यही बताया है। वो भला क्यों? कोई खास बात है? मैं उलझ कर रह गया। शोएब के अंदाज से यही जाहिर हो रहा था इम्तियाज ने उसे बोर्ड बेसन वाले वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने माउथ पीस में कहा, हाँ शोएब, बात तो हाँ सी है, कहो, जल्दी कहो। वो बेताबी से बोला, क्या तुम्हारी बात से इम्तियाज, रूबी और मीर बख्श के कातलों तक पहुंचने में कोई रहनुमाई मिल सकती है? मैंने ठहरे हुए मगर गमज़दा लहजे में कहा, मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है। दरअसल रेस्टोरेंट से निकलकर इस फ्लैट की तरफ आते हुए रास्ते में हमारे साथ एक संगीन और नाकाबिले फहम वाक़या पेश आ गया था, जिसमें एक ग्रे कलर पिजारो जीप ने मरकजी किरदार अदा किया था।
बात के अख्ताम पर मैंने उससे सवाल किया, क्या इम्तियाज ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था? बिल्कुल नहीं, वो कतियत से बोला। मैंने मुख्तसर अल्फाज में शुएब गौरी को इस अजीबोगरीब वाक़े के मुतालिक बताया। मेरी बात मुकम्मल होने पर उसने हैरत का इजहार करते हुए कहा, कमाल है वजदान, इस किस्म के दुश्मन मैंने पहले कभी नहीं देखे और ना ही उनके बारे में कहीं सुना है, जो हाली गन्नों के साथ यूं कार्रवाई करें और फिर मौका पाकर फरार भी हो जाए। खास तौर पर तुमने जीप के हवाले से जो कुछ बताया वो तो नाकाबिले यकीन लगता है। एक लम्हे को वो खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, वैसे मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि इम्तियाज ने इतने बड़े वाक़े का मुझसे जिक्र नहीं किया। वो तो मामूली से मामूली बात भी मुझसे छुपाने की कोशिश नहीं करता। मैंने कहा, हाँ, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, वजदान, मैंने किसी तरह फायरिंग करने वाले ग्रे पिजारो का नंबर मालूम कर लिया है। क्या तुम्हारे जहन में तुम लोगों का ताक़ब करने वाली जीप का नंबर मौजूद है? हाँ मौजूद है, मैंने बेधड़क कहा। वो नंबर गोया मेरे जहन से चिपक कर रह गया है। ताक़ुब के दौरान मैंने मुतअद्दिद बार पिजारो की नंबर प्लेट पर निगाह डाली थी, फिर जाए वकूआ पर खामोश खड़ी उस जीप को भी मैंने बड़े ही गौर से देखा था। वो हिजान है इस अंदाज में बोला, वजदान, पहली फुर्सत में अपने जहन से चिपके हुए इस नंबर को खुरच कर मेरी तरफ उछाल दो। मैंने बड़े ही सुकून से पिजारो की नंबर प्लेट पर दर्ज हिंद से जुबान से अदा कर दिए, 3151। एग्जैक्टली, वो पुरजोश लहजे में तकरीबन चीख कर बोला, यही नंबर है, बिल्कुल यही नंबर है, इस ग्रे पिजारो का जिसने हमारे साथियों पर फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, बड़ी इबरतनाक सजा दूंगा उन्हें। तुम देख लेना वजदान, मैं बहुत जल्द उस जीप के मालिक तक पहुंच जाऊंगा। उस बदबख्त और उसके बदनीयत साथियों को गर्दने में आने शिकंजों में कसकर रख दूंगा। वो हादसा जज्बाती हो रहा था। मैंने कहा, शुएब, ये भी तो हो सकता है कि वो पिजारो चोरी की हो और उसके असल मालिक को कानो कान खबर ना हो कि उसकी जीप किस नौयत की संगीन वारदात में मुलविस हो चुकी है। हाँ, ऐसा मुमकिन है, वो कदरे संभल कर बोला। हकीकत जो भी है बहुत जल्द सामने आ जाएगी। मैं कल का सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपने बेगुनाह साथियों के कातलों तक पहुंच जाऊंगा वजदान। मैंने दुखी लहजे में उससे अपने साथियों की मौजूदा वकूफ वजीरी के बारे में पूछा तो उसने बताया, उन तीनों की लाशों को एक सरकारी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस वो लाशें वुरसा के हवाले कर देगी। वुरसा? मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि शुएब गौरी ने मेरी बात की तह तक पहुंच कर कहा और तसल्ली अमेज अंदाज में कहा, तुम फिक्र न करो, उन तीनों की तजहीज़ और तकफीन बड़े ही मुनासिब तरीके से होगी। मैं सुबह ही उसका बंदोबस्त कर दूंगा। हमारे मुखलिस साथी लावारसों की तरह दफन नहीं किए जाएंगे। मैं भी उनकी तदफीन में शिरकत करना चाहता हूँ, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।